नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 24 मई और शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो क्विज नंबर 23 से शुरू करते हैं। कल प्रश्न ये पूछा गया था कि रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना किस यंत्र से की जाती है, और दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। जी हाँ, गूगर मूलर काउंटर से की जाती है रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना। सूरज प्रजापति जी ने बहुत ही शानदार आंसर दिया है। यहाँ पर इन्होंने कई सारे जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो एक्टिव विकिरण, डायनोमीटर से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मैकमीटर से उच्च वेग का मापक। तो इन्होंने काफ़ी शानदार आंसर राइटिंग की है। और आज का जो प्रश्न होगा वो वीडियो के अंत में आपसे फिर पूछा जाएगा। फिलहाल हम लोग करेंगे एक तेजी से रिवीजन, लेकिन उसके पहले 10 प्रश्न स्टैटिक जीके के। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? मोस्टली जो क्वेश्चन है आज स्टैटिक जीके के वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित हैं। तो बताइए कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करना, ये होता है स्थगन प्रस्ताव। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? और इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार के नवाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो फ्रेंड्स ये आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं? तो यह है मध्य प्रदेश, जिसके लिए 6 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सही आंसर होता है इसका लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर होगा 31 मई 1952। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? तो जो इमरजेंसी के बारे में बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 137। और 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? इसका सही आंसर होगा 28 महीने। और महात्मा गांधी को किसने आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, यानी कि सिर्फ सुने मुंह न चलाएं? सही आंसर इसका है महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों अब करते हैं हम लोग रिवीजन कल के प्रश्नों का। तो आतंकवाद विरोधी दिवस ये होता है 21 मई को। तेलंगाना के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तेलंगाना लोक सेवा आयोग के, उनका नाम है बी जनार्दन रेड्डी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं संजय श्रीनेत। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर है। और किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हयांग 2D S2D को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार मेला के किस संस्करण का हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजन किया गया? सही आंसर है 51वां। और जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजय यादव। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक रहा शीर्ष पर। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 6 भारतीय साइट्स को शामिल किया है। तो ये थे 23 मई के करंट अफेयर। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। पीएम मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? सही आंसर इसका 1000 करोड़। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि ताउते ये जो नाम दिया गया था
ये होता है छिपकली की दहाड़, ठीक है। तो ये नाम दिया गया म्यांमार के द्वारा। और इसके बाद एक और तूफान आने वाला है जिसका नाम है यास, और यास नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि अगले 1-2 सप्ताह में यास भी जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, उसके पश्चिमी तट से टकरा सकता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो दोस्तों ये मनाया गया अभी हाल ही में 22 मई को। पहली बार इसे 1993 में मनाया गया था, लेकिन तब इसे 29 दिसंबर को मनाया गया था। 22 मई को मनाने की शुरुआत 2001 से हुई है। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर नेचर। तो ये है इस साल की थीम। और ये भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के विषयों पर लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए 22 मई को द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि IBD की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? यानी कि इसके पहले भी इनकी नियुक्ति हो गई है, दोबारा से इनको नियुक्त किया गया है। और तस्वीर अगर आप पहचानते होंगे तो ये हैं PR श्रीजेश, ऑप्शन ए। आपको ये भी याद होगा कि 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सिफारिश भी की गई थी। तो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को FIH की एथलीट समिति में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। श्रीजेश जिन्होंने भारत के लिए 200 से अधिक मैच खेले हैं और राष्ट्रीय टीम को कई बार जीत भी दिला चुके हैं। पहली बार 2017 में FIH एथलीट समिति में शामिल हुए थे। FIH एथलीट समिति में वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं जो खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों और पहलों के विकास और प्रचार के लिए एथलीटों की ओर से FIH कार्यकारी बोर्ड, FIH समितियों, सलाहकार पैनल और अन्य निकायों की सिफारिशें करते हैं। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप ने अभी तक दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर की PDF जो कि संपूर्ण होती है, पूरे महीने की होती है, तो इसको अगर आपने परचेज नहीं किया है तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। स्टोर पर यह उपलब्ध है। इसको परचेज करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। तो दोस्तों इसका आयोजन होगा कहाँ पर? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, इसका आयोजन भारत में ही होगा और भारत में होगा अक्टूबर 2022 में 11 से 30 अक्टूबर के बीच में। याद रखना कि भारत में होने वाला यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें फीफा के बारे में। तो फीफा के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटो। हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और पूरी दुनिया में फुटबॉल के जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी प्रकार हैं, उसको गवर्न करने की ये बॉडी है फीफा, FIFA। आगे बढ़ते हैं। किस शहर के चीकू फल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किस शहर के चीकू फल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो GI टैग है यह मिला है महाराष्ट्र के पालघर को, ठीक है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पालघर में एक विशेष प्रकार का चीकू पैदा किया जाता है जो अपने स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। इसको हाल ही में अभी GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को GI टैग प्राप्त आम भेजा था, एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी की मदद से महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू घोलवड़ सपोटा, ये जो आप देख रहे हैं चीकू, इसको कहते हैं घोलवड़ सपोटा, तो इसको जो है एक्सपोर्ट किया है। यह जो घोलवड़ सपोटा नामक चीकू है यह कुछ खास प्रकार का होता है और इसमें कैल्शियम युक्त मिट्टी में यह बहुत ही अद्वितीय स्वाद को प्राप्त करता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब इसे जो है फल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं सुरेश मुकुंद जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीत लिया है।
इसे कोरियो अवार्ड भी कहते हैं, ये भी याद रखना। यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। और जून 2021 में होने वाले G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा कौन सा विश्वविद्यालय? तो ये है कौन सा? ऑप्शन ABC सही आंसर है इसका, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेज़बानी इसलिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को सौंपी गई है क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है। एंटीबॉडी डिटेक्शन किट इसको विकसित किया है किसने? DRDO ने, और इसको नाम दिया गया है डिप्कोवाइन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, डिप्कोवाइन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डिप्कोवाइन है इसको जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस DIPS के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और ये जो है टेस्ट पूरा करने में मात्र 75 मिनट लेता है। और इसी में आपको यह S&N यानी कि अगर बात करें तो स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियोसिड जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि S&N प्रोटीन्स के बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा देता है। और ये जो किट है इसे 18 महीने तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको किसने विकसित किया है? डिप्कोवाइन को DRDO ने, ठीक है। और फ्रेंड्स अब बारी है आज के क्विज की। बताइए कि जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहे प्लेटफेस के लिए विश्व के पहले शरण स्थली यानी कि सेंचुरी का निर्माण किस देश में किया जाएगा? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर जापान। तो आपके उत्तर की हमें रहेगी प्रतीक्षा। तो शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर की PDF को परचेज नहीं किया है तो परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। और सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं पर्सनली 1 to 1। और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी जानकारियाँ शेयर की जा रही हैं तो आप इससे भी जुड़ जाइए। लेक्चर की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।